उसको देखना शुरू कर दिया। योगा मीन्स आपका शरीर, श्वास और मन जब एक ही रिदम में, एक ही लय में काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड। ऑडियंस को देख के घबराहट होने लगती है तो थोड़ा सा डीप ब्रेथ करते हैं, तो उसके बाद फिर थोड़ा अच्छा फील होता है। बहुत बड़ा रोल है सांस का। तभी कहते हैं ना, महात्मा बुद्ध ने ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस किया था और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिजिकल ब्यूटी मेंटेन करना और आप हैवी डंबल्स उठा रहे हैं, आप अपना स्पाइन पे ज्यादा लोड दे रहे हैं, आप वो बिल्कुल हेल्दी चीज नहीं है। रहेगा योगा की, तो आपको योगा में एनाटॉमी ऐड है। जब आप जिम करते हैं वहाँ पे वो बताते हैं कि आपके ऑर्गन इंक्लूड है कि नहीं। ये इम्पोर्टेंट चीज आप क्या कहना चाहते हैं, हमारी जो गर्ल्स हैं या वुमेन्स हैं, उनको उस चीज पे जरूर काम करना। इसकी उम्र हो गई है और शादी के लिए बड़ा सोसाइटी फैमिली से ज़्यादा इवन वो खुद भी प्रेशर डालती है अपने ऊपर। टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से बेस्ट है कि आप अकेले रहें। तो डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। कंडीशन जरूर ऐसी आती है जब आपको लगता है कि अगर मैं कमा रही होती तो शायद मैं अपने माँ बाप को सपोर्ट करता। और कमाना आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। सो वेलकम एवरीवन और वन मोर एपिसोड ऑफ पूजा टॉक शो। और हमेशा की तरह आज का हमारा शो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो मेरे ही शहर कुंभ नगरी प्रयागराज से, क्योंकि योगा डे अप्रोच कर रहा है तो वी नीड टू नो अबाउट द बेनिफिट ऑफ योगा। क्या योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज है या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट है हमारे माइंड, सोल और हमारी बॉडी का। आज हम जानेंगे हमारे आज के गेस्ट से। आज की हमारी गेस्ट हैं, अगर आप प्रयागराज से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आप उन्हें जानते होंगे, माला की। जी हाँ, माला जी से आज हम बात करेंगे। शी इज़ अ योगा ट्रेनर, स्पिरिचुअल हीलर एंड प्रैक्टिशनर। कहीं मत जाइएगा, आज का शो बने रहिए हमारे साथ और कीप वॉचिंग। तो वेलकम टू पूजा टॉक शो। माला, कैसे हो? पूजा मैं बढ़िया, हमेशा की तरह। तो कैसा लग रहा है आपको पूजा टॉक शो में? मैं बहुत ही एक्साइटेड थी जब आपने कॉल किया कि आपके साथ पॉडकास्ट करना है, तो मुझे एक्साइटेड थी कि वाह, पूजा के साथ भी एक चांस मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो थैंक यू सो मच माला, हमारा इनवाइट इतने शॉर्ट नोटिस पे एक्सेप्ट करने के लिए। तो हमें भी बहुत खुशी है। बहुत दिनों से मैं ये सोच रही थी एंड फाइनली वी आर मीटिंग एंड वी आर डूइंग दिस। थैंक यू। माला, सबसे पहले जैसे मेरा हमेशा से हर गेस्ट से मेरा ये पेटेंट क्वेश्चन रहता है। आई थिंक मेरे ऑडियंस भी उनको पता होगा कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछने वाली हूँ। तो जैसे कि आप योगा ट्रेनर हो, मेडिटेशन, ये सारी चीजें आप करते हो, बहुत साल हो गए आपको इसमें करते। आई थिंक जितना मैं आपको जानती हूँ शायद 6 साल पहले से भी आप उससे, जितने 6 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं और उससे पहले से आप ये कर रहे हो। तो क्या लगता है आपको कि आप ये करना चाहते थे, बचपन से आपको ये था कि आप यही करोगे या फिर डेस्टिनी आपको यहाँ पे लेके आया? एक्चुअली मुझे ये बड़ी लंबी स्टोरी है मेरी जर्नी की। मैं पिछले 10 सालों से योग के फील्ड में हूँ। 10 सालों से मैं योग की प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरा ये मानना है कि आप जब आध्यात्म को चुनते हैं तो ये आपकी चॉइस नहीं होती है। स्पिरिचुअलिटी हमेशा आपको सेलेक्ट करती है, आपको चुनती है। तो ये मेरी डेस्टिनी ही है। मेरे डेस्टिनी में था कि मुझे इस पाथ पे, इस रास्ते पे, आध्यात्मिक के रास्ते पे आना ही था। तो रही बात कैसे आई, तो वो स्टोरी मैं आपको जरूर बताना चाहूँगी और आप सभी को शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली जब मैं छोटी थी, 10-12 ईयर की, मुझे याद है, तो मुझे कुछ स्किन एलर्जी टाइप्स था एंड घर वाले बड़ा परेशान रह रहे थे, मम्मी पापा सभी लोग, बड़ी टेंशन थी। सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारे ब्लड टेस्ट एंड और जितने भी माँ बाप करते हैं सारा वर्ल्ड को निकल दिया, लाइक कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। बट वो एलर्जी टाइम के साथ वो बढ़ती गई, उसमें इम्प्रूवमेंट आता गया। एट द लास्ट मैं बहुत परेशान हुई जब मैं 20 ईयर की थी। तो मुझे किसी डॉक्टर ने बोला कि बेटा एक काम करो, ऐसा
योगा मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आई थिंक योगा से कैसे सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो मैंने प्रयागराज में काफ़ी कॉल्स काफ़ी सर्च किए कहाँ योगा होता है। देन मुझे एक पर्टिकुलर एक जगह मिली, आर्ट ऑफ लिविंग, तो जिसके फाउंडर श्री रविशंकर है, जो आज मेरे गुरु भी हैं लकीली। तो जब मुझे पता चला इनका 1 वीक का प्रोग्राम होता था और मैंने 1 वीक का प्रोग्राम किया, फिर मुझे लगा कि 2 घंटे के सेशन में ऐसा क्या चेंज हो जाना है। लेकिन जब उस सेशन में बैठी आफ्टर 3 डेज के बाद मुझे पता चला नहीं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ तो हो रहा है। तो 1 वीक में जो मैंने एक्सपीरियंस किया उस प्रोग्राम को, पर्टिकुलर योगा भी था, मेडिटेशन भी था, सारी चीजें इंक्लूडेड थी। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो बहुत ही ज्यादा लाइक मैजिकल था। उसी समय मैंने आफ्टर 3 डेज के बाद ही मुझे लगा नहीं मुझे ये करना है, इसे कंटिन्यू करना है। एंड देन फिर सीजन आया कि जिस टाइम पे मेरा बारिश के टाइम पे जब होता है तो वो एलर्जी पीक पे होती है, तो बहुत रैशेस होते हैं, रेडनेस हो जाती थी। तो मैंने कहा अभी होना है, ये होगा। उसके पहले 2 महीने से मैंने कंटिन्यू किया था योगा, कंटिन्यू कर रही थी। एंड देन उसके बाद फिर जब वो टाइम आया तो मैं डर रही थी, बारिश हो गई, अभी एलर्जी होने वाली है। एंड पूजा यू कांट बिलीव कि एलर्जी नहीं हुई। एंड आई वाज शॉक्ड कि कैसे हुआ, ये मैजिक कैसे हो गया मेरे साथ। देन फिर मुझे और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आया और मैंने फिर आयुर्वेदा पढ़ना शुरू किया। एंड देन फिर मैंने जाना ओके व्हाट इज बॉडी, व्हाट इज एलिमेंट्स, क्या होते हैं, क्यों ऐसा हुआ। तो मैंने पढ़ा कि बॉडी में आप जानते होंगे कि 3 दोषा होते हैं, 3 टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिसको दोष होते हैं, वात पित्त कफ। तो इनके इम्बैलेंस से ही आपकी बॉडी में सारी प्रॉब्लम्स होती है, आती है। अगर ये इम्बैलेंस हो गया, ये 3 दोष में कहीं भी इम्बैलेंस है तो आपको सफर करना ही है। अगर आपने इतने 3 दोषास को बैलेंस कर लिया, 3 एलिमेंट्स को बैलेंस कर दिया, तो फिर आप एकदम हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो आप जब योगा करते हैं तो आपके जो तीनों एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी तत्व जिसको बोलते हैं, और आपका वायु तत्व एंड फायर एलिमेंट अग्नि तत्व, तो आपको इसको बैलेंस हो जाता है योग के माध्यम से। एंड देन आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। तो तब से मैंने सोचा कि, और अगर आप मुझे अभी की जर्नी बता रहे हैं कि हाँ मैंने कंटिन्यू किया, तो उस समय मेरे माइंड में था कि जब मुझे इतना बेनिफिट हुआ तो ना जाने कितने लोगों को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से। और ये शुरुआत सबसे पहले आपकी बॉडी से ही होती है। आपकी बॉडी में ही सबसे पहले इम्बैलेंस होना शुरू होगा चीजों का, एंड देन उसके बाद वो दिखता है बाहर। ऐसी मेरी जर्नी शुरू हुई। वाओ, अमेजिंग जर्नी। अपने को हील करते करते माला सबको हील करने लगी। सो दैट्स रियली अमेजिंग। और शायद मेरे शो पे जितने भी गेस्ट आते हैं सबके साथ यही होता है, वो अपनी जर्नी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और वो करते 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 उन्हें अपना पर्पस मिल जाता है। सो बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही माला आपकी। तो जैसे हम योगा की बात करें, योग, तो योग मतलब क्या होता है, मतलब योग क्या, जैसे हम ऑल, जैसे मेरा एक परसेप्शन था जब मैं योग मैंने नहीं किया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि योग भी जैसे सारी एक्सरसाइज होती है, जुम्बा होता है, ये सारी इट्स लाइक अ एक्सरसाइज। तो आपसे जानना चाहिए, आप इस इंडस्ट्री में हो, इस चीज को कर रहे हो, प्रैक्टिस में हो, तो आप बताओ कि योग का मतलब क्या होता है और कैसे ये अदर चीजों से डिफरेंट है। श्योर, मैं आपको एक्चुअली बेसिक नॉलेज देना चाहूँगी आप सभी लोगों को, जिन लोगों को ये एक भ्रम फैला हुआ है कि योगा क्या है, सिर्फ कुछ पोस्चर्स करिए, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है बॉडी में, बहुत अच्छा आप आसनास करते हैं और यही योगा है। तो योगा और किसी अदर वर्कआउट में कोई डिफरेंट नहीं है। तो ये बहुत ही गलत मिथ है, एक भ्रम फैला हुआ है। और हमने योगा को सिर्फ एक फिजिकल लेवल को उसको देखना शुरू कर दिया, तो जिससे कि सारा चीज हौच पौच हो गई, सारा लोग कंफ्यूज हो गए कि अच्छा योगा मतलब कि अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा पोस्चर कर रहे हैं, बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके बॉडी में और आप बहुत अच्छे योगा टीचर हो। नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। योगा मीन्स आपका शरीर
श्वास और मन जब एक ही रिदम में, एक ही लय में काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड योग। फिर आप वो कुछ भी कर रहे हैं, आप जैसे आपने पढ़ा होगा श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति योग, तो 18 अध्याय में, अध्याय 3 में जो चैप्टर 3 है, तो उसमें है कर्म योग एंड देन भक्ति योग। तो मुझे देखिए, अगर जैसे हम पूजा करने बैठे, सपोज हम कहीं मंदिर में हैं या कहीं भी हम पूजा कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप बैठे तो भगवान के सामने हैं, बट आपके माइंड में चल रहा है अच्छा घर जाके खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, फिर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं। आप जब भक्ति योग में जुड़ा गया है, ठीक है, कनेक्ट हुआ, भक्ति योग करने की क्या बात थी यहाँ पे, सिर्फ आप भक्ति भी तो कर सकते हैं, योग क्यों लिखा गया है उसमें, इसलिए कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ आपका पूरी तरीके से शरीर तो बैठा ही है, आपका मन भी है, और आपको पता है, आप सजग हैं, अवेयर हैं कि अच्छा आप पूजा कर रहे हैं, तो आपका शरीर, श्वास, मन, पूरा कॉन्शियसनेस उस काम में लगा हुआ है, तो आप वो योग कर रहे हैं, वो भी योग ही है। तो ना सिर्फ आसन कर लेना योग नहीं है, सिर्फ प्राणायाम कर लेना योग नहीं है, तो आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सारी चीजें आपको योग में करनी पड़ती है। अगर कोई इंस्टीट्यूट सिर्फ आसन करा रहा है तो फिर वो योग नहीं कर रहा है, अगर वो सिर्फ ध्यान पे फोकस कर रहा है तो योग नहीं कर रहा, क्योंकि योग का अपना एक मार्ग होता है, एक नियम होता है, लाइक यमा नियमा आसना प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ये 8 आपके मार्ग होते, 8 रास्ते होते हैं योग पाठ पे चलने का, योग पे जाने का 8 रास्ते होते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों की तरह चढ़ के ही उस पे जाना है। आप सिर्फ ध्यान नहीं कर सकते, आप सिर्फ आसन नहीं कर सकते, आप सिर्फ प्राणायाम नहीं कर सकते, तो आपको योग के नियमों का पालन करना होता है। तो लोग ऐसा लाइक दिखा देते हैं, तो इतना आसान भी नहीं है। योगा टीचर, हमें पता है कि हमारी जर्नी कैसी होती है, हमें काफी नियमों का पालन करना पड़ता है, काफी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और वही हम सबको सिखाते भी हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज है। और रही बात, अगर आप मुझसे पूछ रही हैं कि योगा और एक फिजिकल एक्सरसाइज में क्या डिफरेंट है, तो उसमें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि मुझे नहीं पता कि आप, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं जिम नहीं गई, मैंने जिम भी ट्राई किया, मैंने देखा वहाँ पे जिम में क्या होता है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ जिम को, लेकिन सिर्फ फिजिकल ब्यूटी मेंटेन करना, और आप हैवी डंबल्स उठा रहे हैं, आप पूरा स्पाइन पोस्चर बिल्कुल भी, इतना स्पाइन पे ज्यादा लोड ले रहे हैं आप, तो वो बिल्कुल भी हेल्दी चीज नहीं है स्पाइन के लिए। एंड रही बात योगा की, तो आपको योगा में एनाटॉमी भी ऐड है, हमें पढ़ाया जाता है, हम पढ़ाते हैं कि किस तरीके से आपके बॉडी के ऑर्गन्स है, आपके स्पाइन है, आपके सारे ऑर्गन्स में किस तरीके से अलग अलग आसनास किस तरीके से अलग अलग ऑर्गन्स पे इफेक्ट करते हैं। और जब आप अदर वर्कआउट करते हैं या आप जिम करते हैं, तो वहाँ पे वो बताते भी नहीं है कि आपके ऑर्गन इंक्लूड है कि नहीं, या आपके इंटेस्टाइन में या आपके लीवर पे, अगर आपको फैटी लीवर है तो ये आप ये नहीं, ये करिए तो आपको बेनिफिट होगा, ऐसा मैंने अदर वर्कआउट्स में नहीं देखे। ये सिर्फ मैंने योग में ही देखा है कि अच्छा आप ट्विस्टिंग कर रहे हैं, तो अगर आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है तो ये आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा या बेनिफिशियरी है आपके लिए। ये लाइक पर्टिकुलर ये आसन या डिटॉक्स, अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए आप प्राणायाम कर लीजिए, अगर आपको नींद नहीं अच्छी आ रही है तो आप ध्यान कर लीजिए। तो यह बहुत अलग है, फिजिकल वर्कआउट करना और योग करना दोनों में बहुत डिफरेंट है, और बॉडी पे डिफरेंट। आप बहुत हमारे पास जिम करके आते हैं, योग से वो बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि ना कि योग ना कि सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी पे वर्क कर रहा है, इवन आपकी शटल बॉडी जो इमोशनल बॉडी है उस पर भी काम करता है, तो मेंटली आप स्टेबल होते हो। मैं तो योग की तरफ ही भाई बोलूँगी, स्पेशली आज के यूथ को बहुत ज़रूरत है योग करने। अमेजिंग। तो माला, एक चीज मैंने नोटिस करी है, जैसे कि योग में जो भी हम आसन करते हैं, जो भी चीज करते हैं,
वो मेडिटेशन हो, आसन हो, ध्यान हो, उसमें सांसों का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब हर हर आसन, जितना मुझे पता है, हर आसन में सांस का बहुत बड़ा रोल होता है, मेडिटेशन में होता है, ध्यान में होता है। तो ये एक सेंटर चीज क्यों है, मतलब इसका क्या इम्पैक्ट है, क्यों इसको डाला गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। श्वास को योग में हम कहते हैं प्राण ऊर्जा या प्राण शक्ति, प्राण वायु। तो ये हम आपकी ब्रेथ ही है, ठीक है। तो आप जब कॉन्शियस रहते हैं अपनी हर एक ब्रेथ के लिए, हर एक श्वास के लिए, तो आपको पता चलता है कि एक्चुअली बॉडी में क्या हो रहा है। स्पेशली जब आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप अपने ब्रेथ के रिदम को देखिए, ब्रेथ की लय को देखिए। और आप अगर ये पूछ रही हैं कि श्वास पे क्यों इतना फोकस किया जा रहा है, तो आपने सुना भी होगा, मे भी पढ़ा भी होगा, या आप जानते भी होंगे कि हमारे सारे जो इमोशंस का जो स्रोत होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हमारी ब्रेथ होती है। कभी जब हम बहुत गुस्से में होते हैं या कोई भी ह्यूमन बीइंग बहुत गुस्से में होता है, तो आप देखते हैं कि उसकी ब्रेथ बिल्कुल उखड़ने लगती है, लाइक या तो बहुत फास्ट हो जाएगी, तेज हो जाएगी, या शॉर्ट ब्रेथ वो लेने लगता है। तो हम क्या करते हैं, या सेकेंड सिचुएशन जब वो बहुत पैनिक होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि अच्छा टेक अ लॉन्ग ब्रेथ इन आउट, हम इसको बोलते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ आपके, अगर आपने अपने ब्रेथ को बैलेंस कर लिया उस समय, तो आपके इमोशंस ऑटोमेटिक डील हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। इसलिए हम ब्रेथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप अपने ब्रेथ को बैलेंस करिए, इमोशंस अपने आप डील हो जाएंगे। और आज लोग इमोशनली इतने इम्बैलेंस हो रखे हैं, इतनी सोसाइटी टेंडेंसी बढ़ रही है, इतनी सारी चीज़ें लोगों के साथ हो रही है, लोग इतना डिप्रेशन में जा रहे हैं। आप उनसे पूछिए, आप उनके पास बैठिए, आप देखेंगे वो बहुत ही शॉर्ट ब्रेथ ले रहे हैं, बहुत ही छोटी सांस ले रहे हैं। तो अपनी फोकस करिए अपनी ब्रेथ पे, अपनी श्वास पे, उसे जानिए, उसे देखिए और रिस्पेक्ट करिए। सबसे पहले हम पूरा हमारा जीवन बीत जाता है, हम अपनी श्वास को कभी एक भाव नहीं देते, हम उसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं, जब तक कि आपको बोला ना जाए कि भाई तुम 4th फ्लोर पे चढ़ जाओ, तब आपको पता चला अच्छा श्वास है, तब आपको पता चलता है कि श्वास है भाई हमारे पास। हम क्या करते हैं, अवेयरनेस के साथ ब्रेथ लीजिए और उसको जाने दीजिए। तो श्वास पे तो फोकस, अगर श्वास पे आपने फोकस कर लिया, श्वास को आपने डील कर लिया, उसको अच्छे तरीके से ले रहे हैं, तो आप अपने सारे इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं। हाँ, और मुझे भी ऐसा लगता है कि मतलब ऐसे तो मैं इतना जानती नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्रेनर हूँ तो हम भी ऐसा ही करते हैं। जैसे कि ट्रेनिंग में जैसे बहुत ज्यादा कभी कभी ऑडियंस को देख के घबराहट होने लगती है, तो थोड़ा सा डीप ब्रेथ करते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा अच्छा फील होता है। तो शायद बहुत बड़ा रोल है सांस का, तभी योगा में इतना हर हर आसन के पीछे, मेडिटेशन के पीछे। और शायद कहते हैं ना, मतलब महात्मा बुद्ध ने ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस किया था और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो जरूर उसमें कुछ होगा, तभी इतना महत्व है उसका। तो माला आपसे पूछना चाहिए, आप योगा ट्रेनर हो, इतने सारे लोगों को आप ट्रेन करते हो, तो आजकल जैसे लोगों की लाइफ बहुत बिजी हो गई, ठीक है, खासकर जो वर्किंग प्रोफेशनल है। अगर मैं खुद जैसे मेरे से कोई बोलता है तो मैं बोलती हूँ यार मेरे पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का और ये सभी चीजें, तो क्या हम जैसे लोगों को एक शॉर्टकट बता सकते हैं, मतलब ऐसा कि हम, मतलब अगर ऑफिस में जैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम जनरली क्या सिटिंग वर्क होता है, जितने भी प्रोफेशनल होते हैं मोस्टली उनका जो टाइम होता है सिस्टम पे बैठ के काम करने का होता है, क्या ऐसा कुछ आप बता सकते हैं 2-3 एक्सरसाइज या स्टेप्स या योगा आसन, जिससे वो बैठे बैठे कुछ मूवमेंट कर सके, या थोड़ा सा योगा आसन कुछ ऐसे होते आप मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हो? पहली बात तो जैसे मैं ये शॉर्टकट वाली चीज को बिल्कुल डिनाई करती हूँ, क्योंकि योग का जो मार्ग होता है, योग का जो पाथ होता है, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। आप इतने बिजी हैं, आप बिजी क्यों? कमाने के लिए,
अपनी अच्छी लाइफ को जीने के लिए, हेल्दी रहने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अगर उस बिजी शेड्यूल से आप 45 मिनट अपने लिए नहीं निकाल रहे तो फ्यूचर में आप 45 आवर्स निकालेंगे अपने लिए, फिर तैयार रहिए बीमार होने के लिए। मैं पर्टिकुलर आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं ये बोल रही हूँ, लेकिन मैंने आजकल देखा कि लोग छोटी छोटी रील्स बनाते हैं कि आपके पास समय नहीं है तो आप ये कर लीजिए, ये योग के बराबर है, आप कुछ मत करिए। तो 30 सेकंड में क्यों गलत चीजें फैला रहे हो? ये बहुत ही गलत चीज है कि शॉर्टकट में ये कर लीजिए। हाँ, मैं मानती हूँ सपोज बहुत लोगों का ऐसा, जैसे कि आपने बताया कि बहुत लंबे समय तक सिस्टम पे काम करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, लैपटॉप पे काम करना पड़ता है, तो आप जब लगे हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में चेयर पे बैठे बैठे भी कुछ स्ट्रेचिंग कर लीजिए, कुछ मूवमेंट कर लीजिए, ऐसा होता है, हम ये नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप ये बोलिए कि नहीं मैं सिर्फ वही शॉर्टकट करूंगा और मैं योगा नहीं करूंगा, या मेरे पास समय नहीं निकल रहा है, मैं नहीं निकल पा रही हूँ, ये बहुत ही गलत धारणा है। तो योगा करने के बाद वाला ये सिनेरियो होता है, आपने 45 मिनट किया, उसके बाद आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जो भी सिस्टम में बैठ के काम कर रहे हैं, उसमें जब आप टायर्ड होते हैं तब आप थोड़ा सा मूवमेंट करिए, स्ट्रेचिंग करिए, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करिए, प्राणायाम कर लीजिए, बैठे बैठे बहुत सारी चीजें होती है आप कर सकते हैं। लेकिन इसका कोई शॉर्टकट मैं तो नहीं बताती हूँ कि इसका कोई शॉर्टकट भी होता है कि जो आप कर लीजिए तो आपको योगा करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि नहीं, आपको प्राणायाम करना ही करना है, आपको आसन करने ही है, आपको ध्यान करने के लिए समय निकालना ही है। अगर आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि आज का कहते हैं कि आपके संचित कर्म भी होते हैं, आज आप जो कर रहे हैं कल वो आपको भोगना है, तो ठीक बॉडी भी आपके साथ वैसा ही करेगी। आज आप बॉडी के लिए क्या कर रहे हैं, आज आप बहुत हेल्दी है, यंग है, आप काम कर रहे हैं, जैसे ही 40 क्रॉस होंगे, ठीक है, आज तो स्पॉन्डिलाइटिस और माइग्रेन वगैरह तो बहुत कम एज में हो रही है, ठीक है, तो इनके कोई शॉर्टकट नहीं है। जब आप बीमार पड़ते हैं तब आपके पास समय निकल आता है, जब आपको डॉक्टर बोलता है कि नहीं तुम्हें 1 घंटे योगा करना है, तब आप क्या करते हो? करते ही हो, बिकॉज ऑफ यू हैव नो चॉइस, तब आप करते हो। मैं यही बोलूंगी शॉर्टकट ऐसा कुछ नहीं है, आप टाइम निकालिए, 24 घंटे में से 45 मिनट अपने लिए निकालिए, और स्पेशली वुमेन्स को तो निकालना ही चाहिए, नॉट शॉर्टकट। लाइफ में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसका योगा का भी कोई शॉर्टकट नहीं है। ओके, सो बात करते हैं मेडिटेशन और ध्यान की। सो मेडिटेशन और ध्यान कैसे, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है मेडिटेशन करना है तो एकदम कोई थॉट्स नहीं आने चाहिए, एकदम कंसंट्रेशन, एकदम फोकस, तो जो हो सकता है जो लोग बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो बहुत सालों से उनके साथ ऐसा हो सकता है पॉसिबल, मुझे आइडिया नहीं है, मैं बस पूछ रही हूँ। लेकिन जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी शुरू कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हो? क्या ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है क्या कि एकदम ध्यान में कुछ आता ही नहीं, एकदम फोकस करना है? मेडिटेशन का ये कॉन्सेप्ट, मेडिटेशन है क्या, ध्यान है क्या? गुड क्वेश्चन। तो मुझे जी एक्चुअली बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, हमारी क्लास में भी आते हैं, तो मैं उनसे पहले ये बोल देती हूँ, इंस्ट्रक्शंस उनको मिल जाते हैं, क्या करके आए हो आप वो भूल जाइए, आपने कहाँ से क्या सीखा वो भूल जाइए। हम जो आपको सिखा रहे हैं, किसी चीज को सीखने के लिए आपको फिर से बच्चा बनना होता है, एक भोला जो स्वभाव होता है, जो भोला भाव होता है वो अपने अंदर रखना होता है। अगर आप ये सोच के आते हैं कि नहीं मुझे बहुत कुछ पता है तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो सीखने के लिए सबसे पहले कि मुझे कुछ नहीं आता है, अभी जो सीखना है मुझे यहाँ से सीखना है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, ध्यान क्या है? तो हमसे बोलते हैं ध्यान यहाँ लगाइए, दोनों भवों के बीच में ध्यान लगाइए, कुछ मत सोचिए ना, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आप बैठे और आप थॉटलेस हो जाए। ये तो स्पेशली फॉर बिगनर्स के लिए तो ऐसा नहीं होता है। ध्यान क्या है? सीधा सा उसका आंसर है डीप रिलैक्सेशन, कुछ नहीं करना ही ध्यान है। आप जहाँ बैठे आराम से बैठिए, कुछ मत करिए, थॉट्स आएंगे आते रहेंगे, उन्हें आने दीजिए, उन्हें एफर्ट भी नहीं करना
करना है, रोकने का या उनसे लड़ने झगड़ने का, ये क्यों थॉट्स आ रहे हैं। आप शांति से बैठिए और ध्यान कैसे करना है वो मैं कुछ स्टेप बता रही हूँ। थर्ड, कि आप बैठिए और सिर्फ फोकस अपने ब्रेथ पे डालिए, सिर्फ अपनी श्वास को आते हुए और जाते हुए देखिए। आप देखेंगे अपने आप धीरे धीरे आप मेडिटेट होना शुरू हो गए हैं। तो यही ध्यान है। ध्यान मतलब कुछ नहीं करना, डीप रिलैक्सेशन। ओके, तो आई होप कि ऑडियंस को पता चल गया होगा ध्यान का मतलब कुछ नहीं करना, इतना फोकस और इतना सोचना नहीं होता है। मुझे भी नहीं पता था क्योंकि इतने सारे लोग बोलते हैं ध्यान में कुछ नहीं आना चाहिए, एकदम डीप फोकस, तो वो पॉसिबल हो नहीं पाता, तो इसलिए आज ये क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। तो माला, अगर मैं आपको देखूं तो मेरे हिसाब से आप एक बहुत अच्छा योगा सेंटर चला रहे हो, बहुत सारी चीजें अचीव करी है आपने, तो आई थिंक यू आर अ सक्सेसफुल वुमेन, ओके, एंड सक्सेसफुल स्ट्रांग वुमेन। तो सक्सेस आपके लिए क्या है? मतलब अगर मैं बोलूं तो माला के लिए सक्सेस का मतलब क्या है? मुझे देखिए कुछ पा लेना, अपने टारगेट को अचीव कर लेना, वो सक्सेस नहीं। मेरे अनुसार सक्सेसफुल मतलब ये नहीं कि अच्छा मेरे पास बहुत पैसे आ गए, मैंने एक बहुत बड़ा बंगलो ले लिया, वो सक्सेस नहीं। मैंने सोसाइटी के लिए क्या किया, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ लोगों की लाइफ में, अपने आप को मैं कैसा रोल प्ले कर रही हूँ, मैं क्या। दो लोग भी ऐसे हैं जो मुझे बोल सकते हैं कि हाँ इसकी वजह से या माला की वजह से या पूजा की वजह से मेरे लाइफ में ये चेंजेस आए हैं, या मैं बहुत नेगेटिव थी और मैं माला या पूजा की वजह से या XYZ की वजह से मेरी लाइफ बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हो गई, मुझमें बहुत पॉजिटिविटी आ गई, ठीक है। तो वो आपकी सक्सेस को दर्शाता है। और मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार सक्सेस मीन्स स्टेबल हो जाना, स्टेबल हो जाना, किसी चीज को पाने की जल्दबाजी नहीं है, किसी चीज को खोने का इतना दुख नहीं होना चाहिए। सिर्फ समत्वम योग उच्यते, आप देखेंगे भागवत गीता में, इसमें पूरी तरीके से समत्वम हो जाना, स्टेबल हो जाना। आपको दुखी बहुत, कोई दुख है तो आपको दुखी नहीं कर पा रहा है, आप खुश हैं, और फिर आपको ऐसा कि किसी चीज को पाने का चाहना बचे, डिजायर हमारे दुखों का कारण होता है। और सक्सेस मीन्स कि किसी चीज के लिए भागना, किसी चीज के पीछे पड़ जाना, और वो नहीं मिला फिर आप दुखी होकर बैठ जाएं, फिर आप सोचे ओ मैं सक्सेसफुल हो गया इस चीज को पाने में। नहीं, सक्सेस मीन्स स्टेबल हो जाना, खुश रहना, आपकी जो भी परिस्थिति है, जिस स्थिति में आप हैं, आप उस स्थिति में। और सबसे ज्यादा मेन जो इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है, इमोशनली स्टेबल हो जाना ही सक्सेसफुल का एक मेन होना चाहिए, कि आप इमोशनली, क्योंकि आज अगर आपके पास बहुत पैसे भी हैं, बहुत दौलत है, आपके पास बहुत नाम, बहुत फेम है, फिर भी एक समय ऐसा आ रहा है कि लोग सुसाइड कर ले रहे हैं सुसाइड, क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? आपकी नजर में वो सक्सेसफुल है बिकॉज ऑफ कि उनके पास बहुत पैसा है, बंगलो है, गाड़ी है, तो उन्होंने क्यों ऐसा किया आपके साथ? तो मेरे अकॉर्डिंग सक्सेसफुल होने का मतलब है स्टेबल, सेंटर्ड हो जाना, शांत हो जाना, ये सक्सेसफुल की परिभाषा होनी चाहिए। अमेजिंग, एक नई डेफिनेशन सक्सेस की आज मुझे मिली। सो वेरी नाइस माला। सो जैसे कि हम विमेंस, अभी कुछ दिनों पहले विमेंस डे गुजरा है और हम बात कर रहे थे, विमेंस डे अक्सर आता है तो हम बहुत सारी बातें करने लगते हैं, सब आसपास विमेंस को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लाइक विमेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक डे नहीं होना चाहिए विमेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए, मुझे लगता है कि एवरी डे इज अ विमेंस डे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब एक वुमेन दूसरे की खुशी सेलिब्रेट करेगी तब होगा रियल विमेंस डे। एंड एम्पावरमेंट होना चाहिए, वुमेन्स ही वुमेन को एम्पावर नहीं करती है, दैट इज द मोस्ट प्रॉब्लम। बट माला, आपसे पूछना चाहेंगे कि कौन सी 3 ऐसी इम्पोर्टेंट चीज जो आप मॉडर्न वुमेन को बोलना चाहोगे, कौन सी ऐसी 3 एरिया
एरियाज पे उन्हें काम करना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से लीड कर सके? 3 इंपॉर्टेंट चीज आप क्या कहना चाहोगे हमारे जो गर्ल्स हैं या वुमेन्स हैं उनको उस चीज पे जरूर काम करना चाहिए? देखिए, अगर आप मैं ऐसे विमेंस के लिए बोल रही हूँ जो एक एज 30 क्रॉस कर गई हैं, 30 की उम्र हो गई है और शादी के लिए बड़ा सोसाइटी फैमिली से ज़्यादा इवन वो खुद भी प्रेशर डालती हैं अपने ऊपर। तो उनके लिए ये कहना है, उनको अपने इमोशंस के फील्ड में काम करना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आपको क्या बोल रहे हैं, आप अपने इमोशनली बैलेंस होइए। और उनके लिए ये कहना है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से बेस्ट है कि आप अकेले रहिए। ठीक है, आप समझ रही हैं कि हम एक एज निकलने के बाद हमें लगता है कि हम किसी भी रिश्ते में चले जाएं, हमारी शादी हो जाए। ये शादी को लेकर आज काफी लोग बहुत देखती हूँ, काफी क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि मैम 32 एज हो गई है, फैमिली प्रेशर डाली। अभी एज तो हो ही गई है ना 32। आप फैमिली के प्रेशर की वजह से, आप खुद अपने प्रेशर की वजह से, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से आप किसी ऐसे रिश्ते में जाइए जहाँ पे आपको टॉक्सिसिटी मिले। बेटर है कि आप अकेले खुश हैं तो आप अकेले रहिए, बी स्टेबल में अपने इमोशनली, जो आपका इमोशनल फील्ड है, जो आपके इमोशंस हैं उसमें थोड़ा स्टेबिलिटी लाइए विमेंस के लिए। आप देखिए इमोशंस को किसी के ऊपर थोपिए मत, या किसी को उसका वो मत बनाइए कि लाइक अच्छा ये मेरे इमोशंस को डील कर पा रहा है या कर पाने ये है तो मैं स्टेबल हूँ। नहीं, आप अपने इमोशंस की, अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी खुद लीजिए, उसे बैलेंस करिए। और इमोशनली वीक महिलाओं को बोला जाता है जो कि बहुत ही गलत है। और हाँ, कुछ ऐसे होता है लाइक ये एक मिथ ही है, कुछ होता है कि इमोशनली वीक होना जाता है, लेकिन जो कि आप देखेंगे तो शक्ति के बिना शिव कुछ भी नहीं है, शिव भी अधूरे है। शक्ति मतलब क्या है? स्त्री, प्रकृति, ये तो शक्ति है, इसके बिना तो कुछ नहीं है। तो आप शक्ति हैं, आप प्रकृति हैं, आप इमोशनली अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रखिए, उसमें काम करिए आप, जो कि आपको बहुत जरूरी है। और सेकंड पूजा, विमेन एम्पावरमेंट बहुत हम सिर्फ बोलते हैं विमेन एम्पावरमेंट, लेकिन मुझे एक चीज बड़ी गलत लगती है कि हम चाहते हैं कि हम मर्दों के साथ कंधे से कंधा लगा के चले, और जहां हमें लाइन लगाने के लिए बोला जाता है, मान लीजिए किसी ऐसे बैंक में या कई जगह ऐसा लाइन, मैंने वहां देखा कि भाई हम महिलाएं हैं, हमारे लिए पहले करो। तो ये भी क्वेश्चन, हालांकि मेरे इस लाइक एटीट्यूड से बहुत लोग एग्री नहीं करते हैं। तो वहां तो तुम ये दिखाते हो कि अच्छा मैं अबला हूँ, मैं ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती हूँ, मेरी सीट पहले दो भाई, मेरे को पहले यहाँ से जाना है, वो मत करिए। ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप अपनी सामर्थ्यता दिखाइए, आप दिखाइए अपना एम्पावरमेंट, ना कि सिर्फ मेंटली, इवन इमोशनली, इवन फिजिकली कि आप स्ट्रांग हैं। और आपको किसी से भी अपने आप को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ना किसी पुरुष से, ना अदर किसी भी स्त्री से या पुरुष से अपने आप को कंपेयर करते हैं, आप अपने ऊपर काम करिए। एंड थर्ड, अगर आपको लगता है कि ये कहावत आपने बोला कि एक औरत ही औरत की दुश्मन है, तो वो मुझे लगता है चेंज करने का समय आ गया। और एक सिचुएशन मेरे लाइफ में भी ऐसी आती है जहां मैं सिर्फ एक लाइन बोलती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले की सिचुएशन क्या है या वो किस स्टेज ऑफ माइंड से गुजर रही है। मेरा ये कहना है, अगर वो एक विमन है, अगर वो एक महिला है, मैं उसकी हेल्प करूंगी, मैं हूँ उसके लिए। उसको जब भी मेरा सपोर्ट चाहिए, मैं उसके लिए हमेशा स्टैंड लूंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो मेरी रिलेटिव है, वो मेरी कुछ लगती है नहीं लगती। तो आप में भी यही एटीट्यूड होना चाहिए। अगर कहीं भी, इवन आपके घर के स्त्रियों पर भी आपको लग रहा है कि नहीं मेरा भाई है और ये मेरी भाभी है और मेरा भाई इस तरीके से इसको टॉर्चर कर रहा है, तो आपको, ना कि वो आपकी भाभी है या आपकी माँ है या आपकी दादी है, व्हाटएवर वो आपकी कुछ है या नहीं, आपको उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। बीइंग अ वुमन, आपको दूसरी वुमेन के लिए हमेशा खड़े रहिए, तभी हम ये प्रूव कर पाएंगे। क्योंकि ये सुनने में नहीं अच्छा लगता ना कि औरत
ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है, बहुत ही गलत तथ्य है, तो हमें इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। ओके, एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितना जरूरी है women's के लिए? मुझे बहुत क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, लोग कहते हैं अरे मेरा तो हस्बैंड कितना कमाता है, मेरे पापा तो मिलियनेयर हैं, हमें क्या जरूरत है, काम करने की तो जरूरत उन्हें होती है जिन्हें जरूरत होती है। मतलब कई बार मैंने ये सुना है, रिसेंटली फिर से सुना है कि लोग बोलते हैं अरे मेरा हस्बैंड तो ये है, मुझे क्या जरूरत काम करने की। हाँ सही है अगर वो ऐसा बोल रही है, लेकिन मेरे फ्रेंड सर्कल में कई लोग ऐसे हैं जिनके हस्बैंड बहुत ही अच्छे सेक्टर में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, बिजनेसमैन हैं और पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी फ्रेंड जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उनकी वाइफ है वो जॉब कर रही है। तो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है पूजा, क्योंकि एक समय ऐसा जरूर आएगा, ये जिन्होंने आपसे बोला है उनसे पूछिए क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लाइक तुम अपने पैसे सेविंग करके रखो, तुम्हारा पैसा है, वो पति का पैसा है, लेकिन एक शक्ल एक कंडीशन जरूर ऐसी आती है जब आपको लगता है कि ये मेरा पैसा होता तो शायद हम, एक मैं सिचुएशन की बात कर रही हूँ कि अगर मैं कमा रही होती तो शायद मैं अपने माँ बाप को सपोर्ट कर पाती, अपने बहन भाई को सपोर्ट कर पाती, अपने फ्रेंड को सपोर्ट कर। तो कमाना सिर्फ इसलिए भी जरूरी नहीं है, और कमाना आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। अगर आप बाहर जाके काम कर रहे हैं तो ये आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है, उसकी भी ग्रोथ करता है। आप सिर्फ पैसे के लिए नहीं कमा रहे हैं। अगर जिन विमेन को ये है कि नहीं मेरे हस्बैंड के पास बहुत पैसा है, नेवर। कुछ विमेन पैसे सिर्फ पैसे के लिए नहीं काम करती हैं, वो कॉन्फिडेंस के लिए काम करती हैं, वो नॉलेज के लिए काम करती हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, कि सिर्फ पैसे के लिए नहीं, हम किसी और फील्ड में, हम भाई बाहर जा रहे हैं, हम लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, हमारा दायरा बढ़ रहा है, हम अलग अलग मेंटालिटी के लोगों को लाइक फेस कर रहे हैं, हम एक अपना समाज, अपनी दुनिया को और एक्सप्लोर कर रहे हैं। और जो काम नहीं कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी नहीं कह रही हूँ कि नहीं आपके बाहर निकल जाइए काम करिए, वो आपकी चॉइस है, आप काम करके या ना करिए, लेकिन विमेन को थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए और सिर्फ पैसे के लिए नहीं, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को भी, उसकी ग्रोथ के लिए भी काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच माला, हमसे बात करने के लिए और इतनी सारी चीजें बताने के लिए। एनी फीडबैक, एनी सजेशन मेरे लिए और मेरे शो के लिए वेलकम। मुझे आपके इंटरव्यूज में देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इवन आप जो काम कर रही हैं वो भी एक सोशल वर्क ही है, क्योंकि आपकी इंटरव्यू से मैं जैसे लोग आते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप उनसे लेकर और ऑडियंस तक पहुंचाती हैं, वो एक सेवा ही है। तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हो। आई होप सो कि आपका कार्यक्रम ऐसा ही सालों साल चलता रहे और हम लोग जुड़े रहे आपसे, और आप प्रोग्राम देखते रहें। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच माला, अच्छा लगता है ऐसा फीडबैक सुन के। तो एक हमारा और सेगमेंट है रैपिड फायर, तो इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और आपको 5 सेकंड्स के अंदर आंसर करना है। अगर आप आंसर नहीं कर पाए तो हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके ओके, सो पूरे दिन में आपका फेवरेट टाइम कौन सा होता है? साधना। ओके, आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? इमोशंस, मूवी। ओके, व्हाट्स योर आइडिया ऑफ परफेक्ट डेट? सॉरी, परफेक्ट डेट का आइडिया क्या है? परफेक्ट डेट का आइडिया ना 13 मई। ओके, कौन सा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अब तक आपने रिसीव किया आपके लिए? स्माइल। ओके, आपको कौन सी चीज ऐसी है जो आपको बहुत ज्यादा स्माइल फील कराती है, बहुत ज्यादा खुशी फील करते हैं आप किस चीज से? जब भी मैं गुरुदेव का फेस देखती हूँ। ओके, आप अपने आप को कैसे डिफाइन करोगे 3 वर्ड्स में? स्ट्रॉन्ग, स्टेबल एंड बी काइंड। ओके, नाइस। सो थैंक यू सो मच माला, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम जल्दी मिलेंगे। और प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, और हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए गेस्ट के साथ।
सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड? डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आया होगा एंड इनकॉर्पोरेट योगा इन योर डेली लाइफ इंक्लूडिंग मी एज वेल एंड लीड अ हेल्दी लाइफ। और अगर आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड पॉडकास्ट पसंद है एंड तो आप हमारा मयूर कालबाग के साथ एपिसोड अघोरी देख सकते हैं, या फिर अंकुर के साथ किया हुआ एपिसोड ऑन मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी देख सकते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर करिए और कमेंट में हमें बताइए कि आप कौन सा नया गेस्ट देखना चाहते हैं। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। सो कीप वॉचिंग पूजा टॉक शो।